नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर की करेंगे पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। और आज न्यूज पंच में किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं उन खबरों की तरफ। पहले बात करेंगे खासतौर से पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक बार फिर से बाबरी की नींव रखने पर जो हुमायूं हैं वो अटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको हम बताएंगे। आखिर अब क्या वजह है कि लगातार बाबरी को लेकर यहाँ जो हुमायूं हैं वो लगातार इसकी रट लगाए हुए हैं, वही राग अलाप रहे हैं, और किस तरह की तस्वीरें वो अपने आप में बेहद चिंताजनक हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की, जो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर एक बार आमने सामने आ चुके हैं। हमने देखा था किस तरीके से अक्टूबर महीने से लगातार दोनों देशों के बीच में जो स्थिति बनी थी, जो तनाव बना था, हालांकि कोशिश की गई थी कि तनाव जो है किस तरीके से सुलझाया जा सके, जो संघर्ष चल रहा था कैसे वो दूर हो, लेकिन फिर से दोनों देशों के बीच एक बार वही स्थिति जो है नजर आ रही है। तो ये कुछ खास खबरें रहेंगी जिन पर आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं हमारी जो पहली खबर है उसकी तरफ। जी हाँ, खासतौर से अगर बात की जाए बाबरी मस्जिद की, तो यहाँ आपको बता दें लगातार हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल, जहां से न जाने कितने ही ऐसे मुद्दे हैं जो कि निकलते हुए नजर आते हैं, और खासतौर से ऐसे में जब एक सांप्रदायिक विवाद की हम बात करते हैं, इस तरह का माहौल जो है वो तैयार किया गया है कि उसके चलते अब तस्वीरें जो हैं अलग नज़र आती हैं। हालांकि इसको लेकर अगर बात की जाए, बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमित मालवीय हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक हैं, और वहाँ दूसरी तरफ जब हुमायूं की बात कर रहे हैं तो लगातार उनकी वही रट अभी भी चल रही है बाबरी को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर पेश की जा रही है उसमें फ़र्क ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ममता और हुमायूं के बीच जो एक अलग ही द्वंद्व जो है वो नज़र आता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो स्थिति कुछ और नज़र आती है। लेकिन अगर पूरा स्थिति आपको हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके से एक पूरा जो मुद्दा है उसको उठाने की कोशिश, ध्रुवीकरण की कोशिश, और उसी को राजनीतिक अमलीजामा पहनाने के बाद सांप्रदायिक रूप से दिखाने की जब बात की जाती है, तो ये पूरा मामला है। आपको और विस्तार से हम बताएंगे क्या कुछ इसमें बयानबाजी जो है वो की गई है। लेकिन आज की इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है, आइए वो आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं आज की ये 5 तस्वीरें, किस तरीके से जो बाबरी रट लगाई गई, वहाँ पर ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी चिंताजनक भी हैं, गंभीर भी हैं, क्योंकि नींव रखने के लिए जो हुमायूं हैं वो पहुंच चुके हैं, जो उन्होंने कहा था। और जो ऐसे में समर्थक हैं, आप देख सकते हैं ईंट उठाते हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, सर पर ईंट उठाकर ला रहे हैं, जिस तरह की स्थिति बन रही है। कोई बाइक पर सवार है तो बाइक पर ईंट ला रहा है, कोई सर पर रख कर ला रहा है, और इसके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद में। हालांकि दूसरी तरफ राज्यपाल ने जिस तरीके से अपील की थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा जो है वो भी नज़र आती है अलग अलग जगहों पर। खासतौर से जब बात की जाए रेलवे स्टेशन की बात की जाए, प्रमुख चौराहों की बात की जाए, तो वहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो कायम रह सके। लेकिन अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली भी हैं कि आखिर किस दिशा में और किस तरीके से जो लोग हैं ईंट उठाए आपको नज़र आ रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों बाबरी की जो रट है, जो वो राग है, हुमायूं लगातार अलापते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसको लेकर अगर देखा जाए तो अब उनके जो तेवर हैं और तल्ख हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर हुमायूं का सीधे तौर पर कहना है कि बनकर रहेगी नई बाबरी मस्जिद। पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, साथ ही बाबरी मस्जिद के लिए शहादत को भी तैयार हैं। ये इस तरह का जो बयान है वो सामने आया, जो कि कहीं ना कहीं उकसावे वाला एक बयान भी नजर आता है। ममता बनर्जी पर हुमायूं की जो बाकी तेवर हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी ने जिस तरीके से उनको निलंबित किया, उसके बाद अब ये बाकी तेवर जो हैं हुमायूं के यहाँ नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल का मुसलमान ममता को जवाब देगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इस तरह की जो बात है वो सामने निकल कर आई है, वो भी हुमायूं की तरफ से। मुसलमानों से उनसे वोट अपील की उन्होंने यहाँ पर की है कि वो जो मुसलमान उम्मीदवार हैं उनको वोट दें, और उसके साथ साथ बाबरी का राग जो है लगातार अलाप रहे हैं, मुस्लिम जनप्रतिनिधियों का समर्थन करें। इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया और एक बार फिर से इस बात को दोहराते नजर आए हैं। 294 सीटों में से 90 सीटों पर आप बता दें उन्होंने मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं वो उतारे हैं। और उसी को लेकर अगर देखा जाए
कहीं ना कहीं बागी तेवर भी अब ममता सरकार के खिलाफ अपनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनकी वजह से आप बता दें राज्य सरकार पर साजिश का आरोप लगाया, लेकिन जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो हमने आपके साथ साझा भी की और बताई भी। लेकिन ये जो जिद है आखिर किस दिशा में लोगों को लेकर जा रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर जा रही है, ये अपने आप में बेहद ही सोचने वाली बात है। और ऐसे में इनके समर्थकों की भी अगर बात की जाए, उनकी स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। खासतौर से हुमायूं के समर्थकों की अगर बात की जाए, जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ईंटें हैं वो उठाकर ले जा रहे हैं और उन्होंने ममता के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। साथ ही 2026 में होगा खेला, ये बात कही जा रही है। ममता ने नहीं निभाया अपना वादा, तमाम जो समर्थक इस बात को कह रहे हैं। साथ ही हुमायूं ने भी इस बात का जिक्र किया था और वहीं एसआईआर नहीं होने देने की बात कही थी, पर वह हुआ। वक्फ संशोधन कानून लागू होने से भी नहीं रोक पाई। ये सीधे सीधे जो आरोप हैं वो यहाँ पर उन पर लगाए गए हैं। 2026 में इसका जवाब दिया जाएगा, ये सीधे तौर पर कहना हुमायूं और उनके समर्थकों का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक हैं, जो हुमायूं ने कहा था, उनकी जो स्थिति थी, और उसी को लेकर आज यहाँ पर एक बड़ी तादाद में तमाम समर्थक जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। हालांकि दूसरी तरफ कोशिश ये भी की जा रही है कि जो स्थिति है वो सामान्य रह सके, लेकिन इसके साथ साथ और स्थिति में जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं लगातार पूरे दिन में, सुबह से जो स्थिति हमारे सामने आ रही है लगातार, वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अब इसी में एक और अगर आपको हम यहाँ जानकारी दें, क्योंकि जब इस तरह की बयानबाजी की जा रही है तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का सीधे तौर पर यही कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार पर लगातार जो निशाना बीजेपी साध रही है और इस तरह का जो स्थिति सामने आ रही है उसको लेकर कहा है कि आग से खेल रही हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अमित मालवीय का ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्थिति उनके सामने, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो हैं वो आग से खेल रही हैं, राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भावनाओं से खिलवाड़। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार वोट राजनीति जो होती है। और साथ ही सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। यानी भले ही अभी दो धड़ों में आपको दिख रहे हों, लेकिन स्थिति अंदर से एक ही नजर आती है। सांप्रदायिक रूप से जिस तरीके से अगर देखा जाए, संगठित अशांति से कहीं ना कहीं NH-12 जो वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं, ईंटें उठाए हुए आपने देखा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं खतरा है ये, क्योंकि आपको जैसा हमने बताया वहां पर जो कोलकाता एयरपोर्ट भी है और साथ ही वो नेशनल हाईवे तथाकथित मस्जिद प्रोजेक्ट कोई धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा, ये सीधे तौर पर कहना है अमित मालवीय का। और साथ ही वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं यहाँ पर ममता बनर्जी। इस बात का भी उन्होंने यहाँ पर संज्ञान लिया है, इस बात की उन्होंने अपने बयान में इनका इस्तेमाल किया। साथ ही बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो लगातार इस तरह की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति को ही बढ़ावा दे रही है। फिलहाल और किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई हैं, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। ममता बनर्जी अपने एमएलए से पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करवाती, जब रिएक्शन हो जाता है हिंदू समाज में तब उसको बाहर कर देती हैं, मीर जाफर बता देती हैं। ये चलेगा नहीं, चौलवे ना। तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी, जो कि कहा गया कि पहले हुमायूं को वही नसीहत देती थी कि इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे जो हैं उनको कैसे भुनाया जा सकता है, और अब की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग छोर पर जा रहे हैं। और साथ ही हमने देखा जो हुमायूं है उन्होंने भी किस तरह के आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं वादा खिलाफी के ममता बनर्जी पर। फिलहाल किस तरह का सूरत हाल अभी है, क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता मुर्शिदाबाद से सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे ताज़ा हालात की अगर बात की जाए, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि हालांकि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है, लेकिन लोग जिस तरीके से ईंटों को उठाए अपने सरों पर पहुंच रहे हैं, और हमने देखा था जो हुमायूं हैं वो भी वहां पहुंचे थे, क्या ताज़ा स्थिति? मुकुल, देखिए एकदम ताज़ा तस्वीरों से ही आपको दिखाएंगे कि अभी जो है ये जो रैली यहाँ पे चल रहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का कार्यक्रम का जो रैली वो अभी खत्म हुआ और नेशनल हाईवे का
अभी का हालत देखिए, 15 मिनट 20 मिनट हो गया है ये जो कार्यक्रम था ये समाप्त होने पे, लेकिन अभी भी नेशनल हाईवे का जो जायजा है वो लीजिए। ये तस्वीरें क्या है, ये फ्लैंक जो है ये कलकत्ता से इधर 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 कलकत्ता है, और कलकत्ता से ये फरक्का मालदा होगा, फरक्का होकर मालदा होकर शिलीगुड़ी तक जाती है। इस फ्लैंक में देखिए कितना स्लो जो मूविंग हो रहा है, और दूसरी फ्लैंक आप देख लीजिए जो कलकत्ता की तरफ जा रही है, उसमें तो मानो कि कोई गाड़ी जा ही नहीं रही है। क्या ये जायजा है नेशनल हाईवे का। ये बात मैंने क्यों बताया, कि ये बात इसलिए बताया कि ये तथाकथित बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास हुआ, ये हुआ तो सही, एक हफ्ता से राज्य राजनीति गरमाई हुई थी, और उसके बाद ये कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन ये हुआ स्टेट पुलिस के एक्टिव पार्टिसिपेशन से। सक्रिय सहयोग था राज्य पुलिस का। ऐसा कोई, ये रेजीनगर से बेलडांगा के अंदर आता है, ये मोरादिगी नाम का जो इलाका है जहां पे ये शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, और यहाँ पे ऐसा कोई मोड़ नहीं, ऐसा कोई नुक्कड़ नहीं जहां पे पुलिस आपको तैनात नहीं दिखेंगे। सिर्फ यहाँ का नहीं, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी पुलिस लाए थे, अधिकतम फोर्स लाए थे, और फोर्स लाकर यहाँ पे तैनात हुआ था। और सुबह से हम देख रहे थे, जैसा तस्वीर आप देख रहे हैं कि ईटा लेके कोई नदिया से आया है, कोई उत्तर दिनाजपुर से आया है, और ये नेशनल हाईवे के ऊपर चल रहा है। अब ये बात सही है कि हुमायूं कबीर ने मंच से सीएम ममता बनर्जी को निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा है कि आपने वादा नहीं रखा है तो आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा, ये दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी का ये कहना है कि असल में जो दिखाए जा रहे हैं ये नहीं है, पर्दे का पीछे का खेला कोई और है। उनका जो स्टैंड है, उनका स्टैंड ये है कि अगर हुमायूं के इस मंतव्य को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी है, ममता बनर्जी इतनी ज्यादा नाराज है वो कि उन्होंने निलंबित कर दिया हुमायूं कबीर को, फिर इससे भी पहले हुमायूं कबीर ने इससे भी ज्यादा सेंसिटिव बातें किए थे किसी कम्युनिटी को निशाना साधकर, लेकिन तब स्टेप नहीं लिया गया था। इसी बेलडंगा के लेकर वो कमेंट किया था हुमायूं कबीर ने, लेकिन तब कोई स्टेप नहीं लिया गया था। और टीएमसी का तो ये हिस्ट्री है कि निलंबित करना, इसमें कौन निलंबित होता है, कब निलंबित होता है, कब उनका निलंबित उठ जाता है, ये कोई नहीं जानता है। इनका निलंबित भी इतना ज्यादा इंस्टेंसेस है ना कि सौरभ, क्या माना जाए जो निलंबन है सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि जो असलियत है वो तो अभी भी, जो मंशा थी शायद वो तो अभी भी वही है, और अगर कार्रवाई होती तो शायद पुलिस भी कुछ कार्रवाई कर सकती थी। जी सही बात है। देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये बात जब दायर हुआ तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। अगर सीएम खुद इतने नाराज है कि वो अपने एमएलए को निलंबित करते हैं, तो फिर स्टेट पुलिस इतना कोऑपरेटिव क्यों है, ये सवाल कर रही है बीजेपी जो प्रतिपक्ष है। तो कहीं पे जाके असल में सामने से बात कुछ और रखी जा रही है और पीछे से बात कुछ और, ऐसा मानना है बीजेपी का। उनका कहना है असल में ये सब बनी बनाई खेल है। 2026 को वोट को निशाना रखकर असल में जो मैथ यहाँ पे जो गणित कसा गया है, उस गणित के चलते ये सारी बातें हो रही है। मुकुल जी बिल्कुल सौरभ, और जिस तरीके से अमित मालवीय ने सीधा यही कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आग से खेलने का काम कर रही हैं, और यहाँ भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही हैं। जिस तरीके से एक सांप्रदायिक मुद्दा जिसको एक जो तूल दिया जा रहा है, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हुमायूं जो हैं वो भी खुलकर ममता बनर्जी के हम कह सकते हैं उनके विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है शायद कुछ और ही है, पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। सौरभ, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं, और वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये अलग अलग तस्वीरें जहां पर बड़ी तादाद में जो हुमायूं हैं उनके समर्थक पहुंचते हैं। हुमायूं कबीर खुद भी पहुंचे, और दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके के निर्देश दिए गए थे, राज्यपाल ने जिस तरह की बात कही थी, अपील की थी लोगों के साथ, वो भी अपील हमें नजर आई। लेकिन समर्थकों को आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक हैं वो अपने सिर पर
ईंट उठाए ले जा रहे हैं और उसी वजह से जो स्थिति है, इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पे प्रेस वार्ता की जा रही है। और आज की प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे अपने मुद्दों को यहां पे रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और पूरे विश्व ने देखा ये जो ध्रुव तारे की तरह भारत और रूस की दोस्ती है, ये अटल है, ये अडिग है। और जब पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, सराहना करता है, तब एक भारत की मंडली है। ये मंडली छाती पीटती है, दुख मनाती है और जो मुख्य मुद्दा होता है, जो राष्ट्र हित की बातें होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं चेपी लग जाए, किस तरह से वो खबर बड़ी ना हो और केवल नकली गांधी के जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कोई मुद्दा उठा देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब परिपक्व, बेईमान और भारत के हितों में पहले अपना हित खोजता है, वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना लेकिन तथ्य को ना जानना, यही कार्य उनके पास रह गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों पे भी बात हो जाए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम हो तो इन तथ्यों पे भी उत्तर दे दे। सबसे पहले हमें समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डिप्लोमेसी runs on credibility. Global diplomacy runs on credibility and not on sense of entitlement. मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप अधिकार की बात करते हैं और भारत आपसे पूछता है कि क्या अपने कर्तव्य का पालन आप करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मिस्टर राहुल गांधी, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, are you fulfilling your obligations and duties under the constitution of our country? 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था। वो वहां नहीं गए। हो सकता है कि सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती हो, लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आप कांग्रेस हेडक्वार्टर तो पहुंच गए थे, लेकिन आप रेड फोर्ट नहीं गए, लाल किले पे नहीं जा पाए। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025,
आप वहां भी नहीं गए। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? लेकिन राहुल गांधी हो सकता है कि सुबह सुबह सो के ना उठे हो, उनके लिए यह तकलीफ का एक निमंत्रण था। कैसे उठे? गणतंत्र दिवस से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इलान ओमर से मिलना है, जॉर्ज सोरस से मिलना है। वो सुबह 5 बजे भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये जो फंक्शंस होते हैं, यहां नेता प्रतिपक्ष का ना आना, यह दिखाता है कि वो अपरिपक्व भी है, गैर जिम्मेदार भी है। इसके बाद अभी 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का शपथ ग्रहण समारोह था। क्या वहां नेता प्रतिपक्ष को मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जी आप वहां पे उपस्थित हुए? उत्तर है नहीं। तो अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस डे राहुल गांधी नदारद, रिपब्लिक डे राहुल गांधी नहीं आए, मुख्य न्यायाधीश भारत के शपथ लेते हैं, राहुल गांधी जी उपस्थित होने का समय नहीं निकाल पाते हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का शपथ ग्रहण समारोह, इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी राहुल गांधी जी नहीं उपस्थित हुए। इसी तरह से 2018 की रिपब्लिक डे परेड पर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे। 15 अगस्त 2019 राहुल गांधी जी फिर से लाल किले पर नहीं पहुंच पाए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो बड़ा सवाल ये उठाते हैं, अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो कहते हो, कभी बात कर्तव्यों पे भी तो करो। भारत की जनता कह रही है, कभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी तो करो राहुल गांधी। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा कांग्रेस की चाटुकारों की फौज को। दूसरी बात, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है तो फॉरेन डिग्निटरी अगर चाहे कि किसी व्यक्ति से वो बातचीत करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो इस बात को इंगित कर सकता है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, उदाहरण देके तस्वीरें लेके आया हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। क्या राहुल गांधी इससे पहले फॉरेन डिग्निटरी से नहीं मिले? क्या भारत सरकार ने उन्हें रोका? ये शेख हसीना जी के साथ आप देखेंगे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये भेंट कर रहे हैं। जून 2024 के आसपास की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस के ये नवीन चंद्र राम गुलाम जी, आप देखिए तस्वीर में, ये सितंबर 2025 की। क्या राहुल गांधी जी की भेंट नहीं हुई? फिर ये किस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ है? ये झूठ की राजनीति बार बार क्यों? ये विक्टिम कार्ड खेलना बार बार क्यों? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी 2025 की भेंट हुई आपकी राहुल गांधी जी। फिर ये नौटंकी क्यों? क्या किसी नेता प्रतिपक्ष को
अपना दिल इतना छोटा रखना चाहिए कि जहां एक तरफ पूरा भारत गौरवान्वित है, रूस के राष्ट्रपति जी भारत को अपना परम मित्र बता रहे हैं। तो गौरव भाटिया जो कि प्रेस वार्ता कर रहे थे, सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मौके पड़े हैं जहां पर उनको अपना दायित्व निभाना था, अपना कर्तव्य निभाना था, लेकिन राहुल गांधी वहां पर भी मौजूद नहीं रहे। फिर चाहे स्वतंत्रता दिवस का अवसर हो या कई ऐसे खास मौके जहां पर उनकी मौजूदगी जरूरी थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पंच में। खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके साथ अफगानिस्तान, ये जो सीमा आपको दिख रही है, इस सीमा पर एक बार फिर से तनाव जो है अब बढ़ चुका है। और फिर से ये तनाव बढ़ा है क्योंकि बीच में हमने देखा था, कोशिश की गई थी कि कैसे दोनों जो देश हैं उनके बीच ये तनाव कम हो सकता है, शांति वार्ता हो सकती है, प्रयास भी किए गए, लेकिन फिर से जो स्थिति है वो कुछ यहाँ ऐसी ही नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं दोनों छोर पर किस तरीके से जो कहीं ना कहीं तनाव है बढ़ गया है, जो संघर्ष है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो भारी गोलाबारी है उसकी खबरें सामने आई हैं। और इससे पहले अगर बात की जाए किस तरह का जो नुकसान दोनों तरफ को हुआ था वो हमने देखा था, किसी से छिपा नहीं था वो नुकसान। लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से जो संघर्ष जो बढ़ता नजर आ रहा है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है, ये भी आपको और विस्तार से हम यहाँ समझा देते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर से जो घटना है वो यहाँ पर घटित हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा पार अगर देखा जाए दोनों देशों की जो सीमा है, इस पर भारी गोलीबारी जो है एक बार फिर से शुरू हुई। और बीच में दोनों के बीच हमने देखा था शांति वार्ता की बात जो कही गई थी, लेकिन वो शांति वार्ता कहीं नजर नहीं आई। और कंधार प्रांत और चमन सीमा पर ये जो फायरिंग है की गई है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान द्वारा आपको बता दें स्पिनबोलक जिले में जो हमले हैं वो भी किए गए हैं, जबकि पहले सीधे तौर पर मनाही की गई थी, शांति वार्ता की बात चल रही थी। वहीं सीज फायर पर सहमति के बावजूद जो उल्लंघन है वो किया गया, यानी सीज फायर के लिए सहमति बनी थी लेकिन उसका उल्लंघन किया गया। और सीमा पर भारी गोलीबारी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ देखने को मिली है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि ये तनाव लगातार चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। दरअसल शांति वार्ता जो है वो विफल रही। सऊदी अरब में ये शांति वार्ता की गई थी, कई अलग अलग चरणों में इसके प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये वार्ता विफल रही। इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। तनाव कम करने का जो मकसद था उसके लिए लगातार ये शांति वार्ता होती रही, अलग अलग चरण इसके लिए गए थे, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो सिफर नजर आई। और अक्टूबर में सीमा पर भीषण झड़प से ये जो पूरी स्थिति है, जो संघर्ष है, तनाव है, बढ़ता हुआ नजर आया था। और दर्जनों मौत के बाद जो माहौल है वो और बिगड़ता नजर आया था। और ऐसे में हमने देखा था, फिर चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात की जाए, दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप यहाँ पर लगाए थे। और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर हम देखते हैं क्या स्थिति रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अफगानिस्तान के चरमपंथियों पर हमले का उसने आरोप लगाया था, और अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिना उकसावे की गोलीबारी की बात भी कही थी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से बात सामने आई थी कि उसने आरोपों को सिरे से खारिज किया था, और पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिनबोलक जिले में जो हमले किए थे उसका जिक्र किया था। और एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का दावा था कि उसने न जाने कितने ही अफगानी सैनिक थे जिनको मौत के घाट उतारा था, जबकि अफगान सेना जो है उनका ये मानना था कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को उसने मौत के घाट उतारा। और दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो सीमा पर दोनों देशों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। फिलहाल एक बार फिर से वही स्थिति जो है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा क्या एक बार फिर से जो संघर्ष विराम की बात कही जा रही है, जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, वो स्थिति कुछ बेहतर नजर आएगी या ये जो संघर्ष है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।